अब हम हमेशा यही बात करते हैं ना, आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन दीजिए, लेकिन हमें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि आईआईटी जैम के थ्रू जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो कौन सी वो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप डुअल डिग्री प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं, प्लस आप सोलली मास्टर्स भी कर सकते हैं, आप टेक कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। याद रखिए, जैम का जो एग्जामिनेशन होता है वो यही 7 सब्जेक्ट्स में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और पूरा पेपर का जो लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या उसके बाद आपको कोई रिटन टेस्ट या एक्स्ट्रा इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ देना पड़ता है? तो ये बिल्कुल नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW IIT जैम एंड CSI नेट यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता यश त्रिपाठी। आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स और स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2027 में आईआईटी जैम एग्जामिनेशन देने वाले होंगे, तो इसीलिए ये वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं बच्चों कि आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पेपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सी एडमिटिंग बॉडीज होती हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो इस एग्जामिनेशन के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। आईआईटी जैम का बेसिकली ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके थ्रू जब आप एग्जामिनेशन देते हैं और इसको अच्छे से क्वालिफाई करते हैं तो आप डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप देखेंगे तो आप साइंस को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जब आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो क्वालिटी होती है एजुकेशन की वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, आपको मिलती है हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसके अलावा जब आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ये पूरा जो मास्टर्स है उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो और प्रोफेशनली कहीं पे ज्वाइन करते हैं तो वो भी रिवॉर्डिंग होता है आफ्टर गिविंग दिस एग्जामिनेशन। और अच्छे से अगर आप अपना पूरे मास्टर्स को कंप्लीट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, लगाना सीख सकते हैं। तो बहुत सारे रिवॉर्डिंग आप अगर देखेंगे चीजें मिलती हैं आपको बाय गिविंग दिस आईआईटी जैम एग्जामिनेशन, क्योंकि एक होता है करियर पाथ खुल जाता है। आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें, आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके अच्छा स्कोर लेकर आए, अच्छे स्कोर के बेसिस पे आप अच्छे इंस्टीट्यूट में, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लें, और एडमिशन लेने के बाद आप बहुत मेहनत करें बच्चों, ताकि आप अच्छा जो भी आपने करियर आगे चूज करना है उसको एज अ गोल देखें और अचीव भी कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स कि क्या इसका एकेडमिक प्रोग्राम्स के तहत क्या आता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं IITs ऑफर एडमिशन टू डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स थ्रू जैम एग्जामिनेशन लीडिंग टू। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि आईआईटी जैम का जो एग्जामिनेशन होता है वो होता ही इसीलिए है ताकि आप डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सको। लेकिन वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस। अगर आप डिसिप्लिन्स में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप जैम के स्कोर, जो भी आपका स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं मास्टर्स में, MSc टेक में, MS रिसर्च में, MS MTech डुअल डिग्री प्रोग्राम में, जॉइंट MSc PhD प्रोग्राम में, MSc PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम में, and integrated PhD in multiple disciplines by premier institutes across the country। तो आप डुअल डिग्री प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं, प्लस आप सोलली मास्टर्स भी कर सकते हैं, आप टेक कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप इतने सारे वेरियस प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं बाय क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन, और आपका जो स्कोर है एक वैलिड जैम के स्कोर के बेसिस पे। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, अगर आप देखेंगे कौन से एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स है। अब हम हमेशा यही बात करते हैं ना, आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन दीजिए, लेकिन हमें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि आईआईटी जैम के थ्रू जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो कौन सी वो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे ये डेटा अकॉर्डिंग टू 26-27 है। आप जानते हैं इस बार 26 का जो एग्जामिनेशन है वो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करने वाला है, लेकिन अब जो कंडक्टिंग बॉडी है, क्योंकि आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन जनरली आईआईटीज कंडक्ट करती हैं और हर साल ये जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो चेंज होती है, तो 27 में भी कोई डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडी आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3000 सीट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 22 आईआईटीज में। इसके अलावा आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये इंस्टीट्यूट एडमिशन कैसे देंगी। आपके पास होना चाहिए एक वैलिड जैम का स्कोर, तो जैम का स्कोर आपके पास है। जैम स्कोर्स विल बी यूज्ड टू एडमिट द कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स विदाउट एनी एडिशनल इंटरव्यू और रिटन टेस्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले आप एग्जामिनेशन दें, पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आप एग्जामिनेशन दें, तभी तो आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले पाएंगे। सेकंड, आपके पास क्या होना चाहिए, आप उसको बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई करें, एक वैलिड जैम का स्कोर आपके पास हो। एंड थर्डली,
जो भी इंस्टीट्यूट आपका जो फेवरेट इंस्टीट्यूट है जिसमें आपने चाहा है जाना, उसमें जाने के लिए आपको पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उनकी जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उनके लिए रिक्वायर्ड है, उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर्ड है, आप उनको फुलफिल करें। अगर आप ये तीनों चीजें फुलफिल करते हैं, तब आप आराम से उस इंस्टीट्यूट में जो भी आपने चूज किया है इंस्टीट्यूट, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो जैम का स्कोर विल बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू ओवर 2000 सीट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब ये तो आईआईटीज की बात थी, ये 22 आईआईटीज में कितनी सीट्स हैं उनके बारे में बात थी। अब आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन के थ्रू आप अदर इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो गिवन आईआईएससी है, आईसर्स है, जेएनसीएस, सीएसआर है, तो आप इन सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू आईआईटी जैम एग्जामिनेशन और वैलिड जैम के स्कोर के बेसिस पे। इसके अलावा आप एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि क्या हमें आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन, आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या उसके बाद आपको कोई रिटन टेस्ट या एक्स्ट्रा इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ देना पड़ता है? तो ये बिल्कुल नहीं होता। वैलिड जैम का स्कोर और आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या पोजीशन पे आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको जो भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए वहां पे मिलता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, तो इस लाइन को आपको याद रखना है कि देयर इज नो एडिशनल रिटन टेस्ट or interviews for admissions are required for candidates who have qualified JAM and have met the eligibility requirements। तो दो कंडीशंस तो इन्होंने साफ साफ लिखी हैं यहाँ पे कि आपका वैलिड जैम का स्कोर होना चाहिए, प्लस आप जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उस इंस्टीट्यूट की जहां पे आप चाह रहे हैं एडमिशन लेना, वो फुलफिल करते हो तो इजीली आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, थ्रू सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एमएससी एमटेक एडमिशन, सीसीएमएन काउंसलिंग के बेसिस पे इसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूट्स में अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों जैम 2026 एग्जामिनेशन की। आप जानते हैं जैम, ये डेटा किसका है? ये वैलिड डेटा है, क्योंकि जैम 2026 एग्जामिनेशन से जो ब्रोशर है उससे हमने ये डेटा लिया है, और 2027 में भी आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है वो यही रहते हैं, यही 7 सब्जेक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे, जो इंक्लूड किए जाएंगे। उसमें सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, ये इनके रिस्पेक्टिव कोड्स हैं। इन कोड्स के थ्रू आप ये जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो कोड्स भरेंगे और अपना सब्जेक्ट भरेंगे जिससे भी आप इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं। याद रखिए जैम का जो एग्जामिनेशन होता है वो यही 7 सब्जेक्ट्स में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और पूरा पेपर का जो लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि बायलिंगुअल फॉर्म में आएगा, इंग्लिश ही आपकी लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज होगी, उसी में आपका टेस्ट कंडक्ट करा जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट विच इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब ऑब्वियसली आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अगर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले याद रखिए बच्चों, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कोई बोलता है ना कि हाँ 27 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई एज बार जो एज रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं है यहाँ पे इंक्लूडेड। सेकेंडली, अगर आपको अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है, तो आपको डिजायर्ड प्रोग्राम में तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा वो रेस्पेक्टिव टेस्ट पेपर। अगर आप केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो केमिस्ट्री क्वालिफाई, फिजिक्स करना है तो फिजिक्स को देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, बायोटेक को दे रहे हैं तो देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा फॉर्म, देना पड़ेगा एग्जामिनेशन और क्वालिफाई करना पड़ेगा अच्छी रैंक से। ठीक है, तो उसके बेसिस पे पहला ये क्राइटेरिया है। सेकेंड, आपको जो भी इंस्टीट्यूट्स आपके, आपने फेवरेट एक लिस्ट बनाते हैं ना हम लोग, हमारा प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट ये होना चाहिए, हमें इसमें एडमिशन लेना है, इसमें जाना है, तो उसके लिए आप पहले से ही देखें कि उनकी हर एक रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, वो सब आपके पास रेडी रहने चाहिए। आप उन सारे क्राइटेरियाज को मीट करना चाहिए, तब आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। अब उसके बाद देख सकते हैं आप कैंडिडेट्स हु हैव ईदर कंप्लीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जो क्वेरीज हमें हमारे पास बार बार आती है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री,
आपने बीएससी कंप्लीट कर ली है, या फिर आप अपने फाइनल ईयर में हैं, जो क्वालिफाइंग डिग्री के फाइनल ईयर में हैं और 2027 के, ऑब्वियसली हम 2027 की बात कर रहे हैं इसीलिए, तो आप एलिजिबल हैं देने के लिए जैम का एग्जामिनेशन, वो भी 2027 का। बाय क्वालिफाइंग इन जैम 2027 कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ये दो कंडीशंस पे फुलफिल करनी है आपको। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुड बी कंप्लीटेड, सबसे पहली क्राइटेरिया तो ये है कि आपका, अब आपने एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एग्जामिनेशन दिया, आपने क्वालिफाई किया अच्छी रैंक से, अब आपने काउंसलिंग के लिए भी भरा। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आपको अलॉट हो रही होगी वो सीट, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप जानते हैं। तो पहला चीज ये है कि आपका वो बैचलर्स डिग्री जो प्रोग्राम है दैट शुड बी कंप्लीटेड, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट है तो आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री भी होगी, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो ये क्लेम कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि आपने वो एग्जाम पास कर लिया है, तो आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को शो करोगे। एक और चीज होती है, जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको कुछ टाइम, थोड़ा टाइम का समय दिया जाता है बेसिकली, ताकि आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निकाल ले अपने इंस्टीट्यूट से और यहाँ पे जाके सबमिट कर सके। तो मेक श्योर अगर आप फाइनल ईयर में हैं क्वालिफाइंग डिग्री के या कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली इजियर होगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे या होने वाले होंगे, तो आप एलिजिबल होते हो, आराम से आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप देख सकते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसका मतलब एग्जामिनेशन कैसा होता है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और आपका जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पेपर आता है वो इंग्लिश में आएगा। 60 क्वेश्चंस आपके होते हैं और उसमें कितने मार्क्स के होते हैं, वो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, ए, बी और सी में। सारे के सारे सेक्शंस बहुत कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं। ऐसा नहीं है ए सेक्शन कर लिया, बी सेक्शन कर लिया, सी को छोड़ दिया, नहीं, सारे सेक्शंस को आपको परफॉर्म वो करना कंपलसरी है, मतलब आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। Questions in each section will be of following types। पहला सेक्शन जो होता है वो MCQ बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, और 4 में से जो 4 चॉइसेस आपको दी हैं, आउट ऑफ दोस 4 एक ही आपका ऑप्शन सही होगा। सेकंड, अगर आप देखेंगे एक और चीज, सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका मार्क्स कटेंगे। अब आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स will be deducted from 1 mark question and 2/3 डिडक्ट होंगे from 2 marks question। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1/3 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहना है जब आप सेक्शन ए परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें जो क्वेश्चन के लिए आपको श्योरिटी हो आप उसी को मार्क करें, और जिसमें आपको ऐसा लगता है डाउट है तो ये मत सोचिए बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा या ऐसा होगा कि तुक्का लगा दे तो चलेगा, क्योंकि जब आपको रैंक सिक्योर करनी होती है तो आपको बहुत फुल प्रूफ श्योर रहना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। इससे आप क्या करेंगे, नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे, तो आपके मार्क्स ऐसे ही कम नहीं होंगे, राइट। अब बी सेक्शन को अगर आप देखेंगे, बी सेक्शन होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, MSQ के फॉर्म का। देयर में बी 1 और मोर देन 1 करेक्ट चॉइसेस। MSQ का मतलब क्या होता है बच्चों, MSQ का मतलब होता है आपको जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें एक या एक से ज्यादा ही, मतलब जब MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली उसमें एक से ज्यादा ही आपको ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे जो कि करेक्ट होंगे, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, और जनरली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे। अब अगर आप सेक्शन सी देखेंगे तो सेक्शन सी न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, NAT टाइप होता है। यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी देखना कि आप सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते, उसको चेक करने के लिए ये सेक्शन होता है आपका। इसमें भी आप देख सकते हैं आंसर्स रियल नंबर में आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप है तो ऑब्वियसली वैल्यूज के फॉर्म में आएगा। अब उसके बाद एंटर्ड बाय द कैंडिडेट यूजिंग द वर्चुअल कीबोर्ड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सब कुछ अवेलेबल है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, वर्चुअल कीबोर्ड अवेलेबल होता है, उसी के थ्रू आप क्या करते हैं, मार्क करते हैं, आंसर्स देते हैं, उसी हिसाब से होगा। और अगर देखे जाए तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो मोर और लेस अगर आप देखेंगे, पेपर कितना है, पेपर में 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस जो ये हैं, ये 3 जो 100 आपके ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चंस है आपके, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए इज MCQ टाइप, सेक्शन बी इज MSQ टाइप, और सेक्शन सी इज NAT टाइप।
तीनों में दो सेक्शन बी और सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बी में पार्शियल हो सकती है पर जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और ए में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी डिपेंडिंग अपॉन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की जाती है। अब हम बात करते हैं लास्ट पोर्शन का, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसी को हम इस टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं बच्चों। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन हैं, 30 एमसीक्यूज हैं, क्योंकि सेक्शन ए आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 10 जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, 10 नंबर आपका होता है और टोटल मार्क्स 10 होते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं आपके? 10 होंगे क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 30 जो होते हैं उनमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नंबर्स कितने होते हैं? 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए? 30 क्वेश्चंस हो गए। पहला जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके 10 क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसके 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, और इन्हीं में नेगेटिव मार्किंग भी इनके अकॉर्डिंग होगी। तो टोटल मार्क्स 10 + 40 आपके टोटल ये पूरा कितने का हो गया? 50 मार्क्स का। तो यही सेक्शन हो गया आपका सेक्शन ए। आप देखेंगे यहाँ पे 1/3 मार्क्स आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए होगा और 2/3 मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। इसके बाद अगर आप सेक्शन बी में आएंगे, 10 एमसीक्यूज होते हैं, एमएसक्यूज होते हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 40 सारे के सारे क्या होंगे? एमएसक्यू फॉर्म के होंगे, जिनका कितना नंबर है? हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा। नंबर्स कितने हैं? 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, टोटल मार्क्स आपके 20 होंगे। थर्ड क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, यहाँ जो सेक्शन सी है उसमें देखेंगे 20 एनएटी क्वेश्चंस होंगे आपके। बी सेक्शन में आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है या फिर पार्शियल नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वेश्चन नंबर अगर सेक्शन सी को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 41 से 50 आपका 1 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चन 51 से 60 आपके 2 मार्क्स के होते हैं। इनका नंबर 41 से 50 जो क्वेश्चंस हैं वो भी 10 है, और 51 to 60 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो भी 10 होंगे। उसमें टोटल जो मार्क्स हैं आपके यहाँ पे 30 होंगे। 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल हो गए आपके 10 + 20 30 मार्क्स का ये हो गया। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका पूरा ये पेपर है, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो आते हैं वो करिए, जो नहीं आते, जहां पे नेगेटिव मार्किंग है उसको नहीं करना है आपको। इस तरीके से पेपर के पैटर्न को समझ के जब आप प्रिपेयर करते हो बच्चों, अब आप जानते हैं ना, आपने देख लिया स्ट्रक्चर कैसा है, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 सारे के सारे एमसीक्यूज है। और क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे बी सेक्शन देखेंगे तो बी में क्वेश्चन नंबर 31 से 40 सारे एमएसक्यूज है। बहुत सारे बच्चों को एमएसक्यू सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है या पार्शियल है भी, तो भी आप केयरफुल रहिए, क्योंकि अगर आप एमएसक्यू, आपको ऑप्शंस आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शंस डेफिनेटली आप फाइंड कर लेंगे और करेक्ट भी करेंगे आंसर को। इस सेक्शन में, सेक्शन ए में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। केयरफुल क्यों रहना है? क्योंकि आप भी जानते हैं सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने तुक्का लगाया है ना, डाउट के बेसिस पे आपने कोई भी आंसर को मार्क किया और वो गलत हो गया, तो अच्छा खासा आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। वो तो गलत होगा ही होगा, प्लस नेगेटिव मार्क्स भी डिडक्ट, नेगेटिव मार्क्स मार्किंग होगी तो मार्क्स डिडक्ट होंगे तो रैंक में फर्क पड़ेगा। तो बहुत स्ट्रैटेजिकली आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, क्वेश्चन पेपर को समझें, ऑप्शंस को समझें और फिर मार्क करें। और जब इतनी मेहनत कर लेते हैं, आप सब लोग कर भी रहे होंगे क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देना है 2027 में, तो डेफिनेटली बच्चों क्या होता है ना, क्वालिफाई होता है एग्जामिनेशन। और इसी आशा के साथ मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको समझ में आया होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिंपल सरल भाषा में आप जब करेंगे। देखिए बच्चों, 2027 में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ब्रोशर रिलीज किया जाता है आईआईटीज के थ्रू, तो ब्रोशर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोशर जब आप थॉरोली पढ़ते हो ना, आपके सारे के सारे डाउट्स ब्रोशर में ही क्लियर हो जाते हैं। आपको डेमो वो दिया जाता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाता है एंड ऑफ द ब्रोशर में, जहां पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसा भरना चाहिए, फोटो कैसी होनी चाहिए, सब राइट एंड रॉन्ग के फॉर्म में सब रिप्रेजेंटेड होता है। तो आपसे सिर्फ एक ही चीज का मैं बोलूंगी, आपको सजेशन दूंगी कि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, आप केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ब्रोशर को थॉरोली रीड करें। इसी आशा के साथ कि आप लोग इसको समझेंगे, क्या पेपर पैटर्न होता है उसको समझेंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू सो मच।